Hello everyone. Today we are going to solve a sample paper of class plus 2 physics. In this video lecture we cover 55 MCQ in just 65 minutes. This video lecture is helpful for your exam. So watch the video till end to get the maximum. So let's start. Maximum marks 35. Time allowed 1 hours and 30 minutes. General instructions. The question paper contains 3 sections. Section A has 25 questions. Attempt any 20 questions. Section B has 24 questions. Attempt any 20 questions. Section C has 6 questions. Attempt any 5 questions. All questions carry equal marks. There is no negative marking. क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चन गिवन हो गए. टाइम आपके लिए 1 आवर्स 30 मिनट का होगा. और वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे. सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन होंगे, आपने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. सेक्शन बी में 24, आपने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. और सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं. और सारे क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और वहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो सेक्शन ए. Question number 1. An electric dipole placed in a non-uniform electric field experience A option both a torque and a net force. B option no torque and no net force. C option only a force but no torque. D option only a torque but no net force. क्वेश्चन में गिवन है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है. As we know that when we can place an electric dipole in an non-uniform electric field, dipole experiences both a torque and a net force. जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करता है और नेट फोर्स भी होती है. सो हियर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बोथ अ टॉर्क एंड अ नेट फोर्स. Question number 2. 0.2 farad capacitor is charged to 600 volt by a battery. On removing the battery, it is connected with another parallel plate condenser of 1 farad. The potential decreases to A option 100 volt, B option 300 volt, C option 600 volt, D option 120 volt. क्वेश्चन में गिवन है एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 0.2 फैरड और उसको हम चार्ज करते हैं विद द बैटरी जिसकी वोल्टेज 6 वोल्ट है. फिर उसके बाद हम उसको बैटरी से रिमूव कर देते हैं और फिर हम उसको एक और अनदर पैरेलल के प्लेट जो कैपेसिटर है उसके साथ हम अटैच करते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं, जिसकी कैपेसिटी 1 फैरड है. तो उसका पोटेंशियल कितना डिक्रीज होगा. एक्सप्लेनेशन. वाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 600 इक्वल टू 0.2 प्लस 1 वोल्ट. सो बी किसका हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 600 डिवाइड बाई 1.2, दिस इज इक्वल टू 100 वोल्ट. सो पोटेंशियल डिक्रीज इन द कैपेसिटर is 100 volt. So here A is the correct option, 100 volt. Question number 3. The charge flowing through a resistor R varies with time t as Q is equal to AT minus BT square, where A and B are positive constant. The total heat produced in R is A option A cube R over B, B option A cube R over 2B, C option A cube R over 3B, D option A cube R over 6B. क्वेश्चन में गिवन है एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है और जो चार्ज जो है थ्रू द रजिस्टर आर वेरी कर रहा है विद द टाइम. उसके लिए इक्वेशन है क्यू इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर, वेयर ए और बी जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है. तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी आर रजिस्टर में से, तो वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर इज. इक्वेशन जो है हमारे पास क्यू इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर. करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो आई इज इक्वल टू
डी क्यू वाई टी टी आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अभी हम क्यू की डेरिवेशन कर देंगे, सो ये आ जाएगा ए माइनस टू बी टी, और यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वैन टी इज इक्वल टू ए ओवर टू बी, आई इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे उसके बाद क्या हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हीट होती है आई स्क्वायर आर डी टी होता है, ठीक है। फिर आई की वैल्यू भर देंगे आर डी टी और इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए क्यूब आर ओवर सिक्स बी। सो हेयर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए क्यूब आर ओवर सिक्स बी। क्वेश्चन नंबर 4, a point charge q is moved along a circular path around another fixed point charge, so the work done is a option always 0, b 0 only if q returns to its starting position। एक फिक्स चार्ज है जिसके चारों ओर कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो मूव कर रहा है इन ए सर्कुलर पाथ, सो वर्क डन किसके बराबर होगा। वी नो दैट इन अ सर्कुलर पाथ the charge is always zero because circular path behaves as equipotential surface, क्योंकि जो सर्कुलर पाथ होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा, सो वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज मूव्ड along a circular path around the another fixed point charge, so the work done is always zero। Question number 5, a capacitor of capacitance C is equal to 2 microfarad is connected as shown in the figure. If the internal resistance of the cell is 0.5 ohm, the charge on the capacitor plate is। क्वेश्चन में गिवन है एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है हमारे पास 2 माइक्रोफैरड और उसको कनेक्ट किया गया है एज शोन इन द फिगर, और जो साथ में सेल लगाया है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, तो हमने निकालना है चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। एक्सप्लेनेशन, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज नो करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2 प्लस जो सेल की रेजिस्टेंस होगी 0.5, दिस इज इक्वल टू 2.5 ओम। तो करंट आ जाएगा पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस 2.5 ओवर 2.5, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो नेट current flow through the resistor 10 ohm, the potential drop across it is 0, then the potential drop across the 2 ohm resistor equal to potential across the capacitor, this is equal to 1 multiplied 2 is equal to 2 volt, so charge on the capacitor q is equal to cv, this is equal to 2 microfarad multiplied 2, this is equal to 4 microcoulomb। So D is the correct option, 4 microcoulomb। Question number 6, the specific resistance of a conductor increases with A option decrease in cross sectional area, B increase in temperature, C decrease in length, D increase in cross sectional area। क्वेश्चन में गिवन है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है वो कंडक्टर की वो इंक्रीज करती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर इन 0.05 सेकंड इज 8 वोल्ट। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज ए ऑप्शन 0.4 हेनरी, बी ऑप्शन 0.2 हेनरी, सी ऑप्शन 0.1 हेनरी, डी ऑप्शन 0.8 हेनरी। एक कॉइल है और उस कॉइल में से जो करंट फ्लो कर रहा है अगर हम उसको चेंज करते हैं 0 to 2 एम्पियर तक इन 0.05 सेकंड में, तो उसमें जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होती है वो 8 वोल्ट होती है। तो हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी कॉइल की वो हमने इस क्वेश्चन में निकालनी है। एक्सप्लेनेशन, हम जानते हैं जो इंड्यूस ईएमएफ होगी E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और जो ईएमएफ दी है हमारे पास 8, दिस इज इक्वल टू एल और चेंज इन 2 माइनस 0 ओवर 0.05 हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू 0.2 हेनरी।
सो एल इज इक्वल टू 0.2 हेनरी, मतलब जो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी 0.2 हेनरी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.2 हेनरी। क्वेश्चन नंबर 8, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट आई कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर and number of turns n varies as A option 1 over r square, B option r, C option 1 over r, D option r। क्वेश्चन में गिवन है एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस r है और उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है और उसके n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो किस तरह से वेरी करेगा, वो हमारे पास इन दिस केस जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, मतलब रेडियस का स्क्वायर। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आर स्क्वायर। बिकॉज जो मैग्नेटिक मूवमेंट एम इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया होता है, दिस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कुलर वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट इज एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? A option none of above, B option soft iron, C hard iron, D rusted iron। क्वेश्चन में गिवन है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसकी जो कोर होती है वो हमारे पास किस तरह की होती है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी कोर जो है हम उसको लेते हैं सॉफ्ट आयरन का। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉफ्ट आयरन। The core of electromagnet is of soft iron। Question number 10, in an AC circuit an alternating voltage is equal to 200 root 2 sine 100t volt is connected to a capacitor of capacity 1 microfarad। The RMS value of the current in the circuit is A option 20 milliampere, B option 100 milliampere, C option 200 milliampere, D option 10 मिली एम्पियर। क्वेश्चन में गिवन है एक एसी सर्किट है जिसकी वोल्टेज है 200 रूट 2 साइन 100t और उसको कनेक्ट किया गया है कैपेसिटर के साथ जिसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरेड। तो जो करंट की वैल्यू होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी करंट की इन द सर्किट, वो हमने निकालनी है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। एक्सप्लेनेशन, जो ERMS होगा दिस इज इक्वल टू ई नॉट ओवर रूट 2, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ई नॉट हमारे पास गिवन है 200 रूट 2 ओवर रूट 2, तो रूट 2 के साथ रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 200 वोल्ट आ जाएगा। और एक्स सी किसके और होता है 1 ओवर ओमेगा सी, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, दिस इज इक्वल टू 10⁻4 ओहम। सो IRMS किसके और हो जाएगा ERMS ओवर XC, दिस इज इक्वल टू 200 ओवर 10⁻4 एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। इन दिस क्वेश्चन A इज द करेक्ट ऑप्शन, 20 मिली एम्पियर। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज 200 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 11, an arrangement of 3 parallel straight wire placed perpendicular to plane of the paper carrying same current along the same direction is shown in the figure. The magnitude of the force per unit length of the middle wire W is given by. Here 4 options are given. In this question D option is the correct option, mu naught I square over root 2 pi d. How we can find this? So let us see. Explanation, FVA is equal to FVC, this is equal to mu naught I square over 2 pi d। बट जो हमारे पास FVA वो होगी परपेंडिकुलर टू FVC, सो F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 FVA, दिस इज इक्वल टू रूट 2। अभी FVA की वैल्यू हम भर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू रूट म्यू नॉट आई स्क्वायर ओवर 2 पाई डी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर ओवर रूट 2 पाई डी। क्वेश्चन नंबर 12, in the given diagram the reading of the meter when the internal resistance of the battery is 0 is A option 2 ampere, B 5 over 3 ampere, C 10 over 9 ampere, D 40 over 29 ampere। रीडिंग ऑफ मीटर इक्वल टू हो जाएगी करंट थ्रो 5 ओम रजिस्टर। वी नो दैट जो करंट होता है पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस होती है, दिस इज इक्वल टू 10 over 5, दिस इज इक्वल टू
2 ampere. So ammeter shows 2 ampere reading. So here is the correct option, 2 ampere. Question number 13. There are two coils A and B as shown in the figure A. Current start flowing in B as shown when A is moved towards B and stop when A stops moving. The current in A is counterclockwise. B is kept stationary when A moves. We can infer that. क्वेश्चन में दो कॉइल गिवन है ए और बी. जब हम ए कॉइल को मूव करवाते हैं टूवर्ड्स द कॉइल बी तो करंट फ्लो करना शुरू करता है कॉइल बी में, और जब हम उसको स्टॉप कर देते हैं कॉइल ए को तो करंट भी स्टॉप हो जाता है. सो द करंट इन ए इज काउंटरक्लॉकवाइज, बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव्स. मीन्स करंट जो है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा इन केस ऑफ बी जब केप्ट स्टेशनरी, मतलब बी को हमने स्टेशनरी रखा है. वी कैन इन्फर दैट कॉइल ए मस्ट बी कैरी अ कांस्टेंट करंट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन कॉइल ए मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल बी विद वेलोसिटी constant velocity. So the rate of change of magnetic flux due to coil B in coil A will be constant, gives constant current in A in the same direction as in Vy Lenz law. A is the correct option. There is a constant current in the counterclockwise direction in A. Question number 14. A 200 ohm resistor is connected in series with the 5 microfarad capacitor. The voltage across the resistor is VR is equal to 1.20 cos 2500 t. Capacitive reactance is A option 70 ohm, B option 80 ohm, C option 60 ohm, D option 90 ohm. क्वेश्चन में गिवन है एक 200 ओम रजिस्टर को कनेक्ट किया गया है कैपेसिटर के साथ जिसकी कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड है सीरीज में, और जो वोल्टेज है अक्रॉस द रजिस्टर वो हमारे पास गिवन है 1.20 कॉस 2500 टी. सो उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने निकालनी है. एक्सप्लेनेशन. वी आर हमारे पास गिवन है 1.20 कॉस 2500 टी. सो ओमेगा किसके बराबर है हमारे पास 2500 रेडियन पर सेकंड. कैपेसिटेंस दी गई है 5 माइक्रोफैरड. माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6. सो किसके बराबर बन जाएगा ये 5 × 10⁻⁻6 फैरड के बराबर. सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है XC इज इक्वल टू 1/WC. दिस इज इक्वल टू 1/2500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6. जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 ओम. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर आ जाएगी 80 ओम. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 80 ओम. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर. क्वेश्चन में गिवन है एक क्यूब दिया गया है जिसकी साइड हमारे पास ए है और उसके एक कॉर्नर के ऊपर चार्ज क्यू लाई कर रहा है. तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा थ्रू द क्यूब वो कितना होगा. सो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन. व्हेन द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब ओनली 1/8 ऑफ द फ्लक्स emerging फ्रॉम द चार्ज क्यू पासिस थ्रू द क्यूब. जब चार्ज क्यू को हम प्लेस कर देंगे क्यूब के एक कॉर्नर के ऊपर तो क्या होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा कितना हो जाएगा 1/8. सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा क्यूब से वो आ जाएगा फाई इज इक्वल टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हेन अ चार्ज क्यू is placed at one corner of the cube then the flux through the cube is
Q over 8 epsilon naught. Question number 16. The capacity of a pure capacitor is 1 farad. In DC circuit, its effective resistance will be A option infinite, B 0, C 1 ohm, D 2 ohm. क्वेश्चन में गिवन है कैपेसिटी जो है प्योर कैपेसिटर की 1 फैरड है। सो डीसी सर्किट में उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगी वो हमारे पास इनफाइनाइट होगी, बिकॉज कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डीसी टू पास थ्रू इट। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस और द कैपेसिटिव रिएक्टेंस is infinite. So here A is the correct option. Question number 17. A magnetic field. A option always exert a force on a charged particle. B exert a force if the charged particle is moving along the magnetic field line. C exert a force if the charged particle is moving across the magnetic field line. D never exert a force on the charged particle. In this question, C is the correct option. A magnetic field exerts a force if the charged particle is moving across the magnetic field lines. अगर charged particle move करेगा along the magnetic field lines के तो वो exert करेगा force. Question number 18. The voltage across the terminal of an AC power supply varies with time according to V cos omega t. The voltage amplitude is V is equal to 45.0 volt. Average potential difference between the two terminal of the power supply is A option 35.8 volt, B option 33.8 volt, C 37.2 volt, D 0 volt. क्वेश्चन में गिवन है एसी पावर सप्लाई में जो वोल्टेज जो है अक्रॉस द टर्मिनल वो वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बी कॉस ओमेगा टी। जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास 45.0 वोल्ट है। तो जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द पावर सप्लाई वो क्या होगा। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द पावर सप्लाई। Explanation. Average value of AC voltage for a half cycle is positive and similarly the mean value of AC voltage for other half cycle is negative. जो एवरेज वैल्यू होती है AC हाफ साइकिल के लिए वो पॉजिटिव होती है, अनदर साइकिल मतलब सेकंड हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव होती है। सो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ आर कंप्लीट साइकिल वो हमारे पास जीरो आ जाएगा। सो बी एवरेज इज इक्वल टू 0.637 वी नॉट प्लस माइनस 0.637 वी नॉट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। सो हेयर डी इज द करेक्ट ऑप्शन 0 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19. अ बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट 2 × 10⁴ is free to rotate in a horizontal plane. A horizontal magnetic field B is equal to 6 × 10⁻⁻4 Tesla exists in the space. The work done in taking the magnet slowly from a direction parallel to the magnetic field to the direction 60 degree from the field is A option 0.6 joule, B option 12 joule, C option 2 joule, D option 6 joule. क्वेश्चन में गिवन है एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 2 × 10⁴ और वो फ्री टू रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला एग्जिस्ट कर रही है स्पेस में। तो जो वर्क डन होगा टेकिंग द मैग्नेट स्लोली इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू द डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड इज 6 जूल. So let us see how we can find work done in this case. Explanation. W हमारे पास आ जाएगा वर्क डन, दिस इज इक्वल टू mb cos θ1 minus cos θ2. So this is equal to 2 × 10⁴ multiply 6 multiply 10⁻⁻4 cos 0 degree minus cos 60. This is equal to 6 joule. D is the correct option, 6 joule. Question number 20.
Submarine cables act as A option spherical capacitor, B cylindrical capacitor with the inner cylinder earth, C option parallel plate capacitor, D option cylindrical capacitor with the outer cylinder earth. So in this question D is the correct option. Submarine cable act as a cylindrical capacitor with outer cylinder earth. Question number 21. If a charge Q is placed at the corner of the line joining two equal charges Q such that the system is in equilibrium, then the value of Q is. क्वेश्चन में गिवन है एक चार्ज जो है उसको हम सेंटर में प्लेस करते हैं, दो चार्जेस जो हमारे पास गिवन है और वो कैपिटल Q है और दोनों इक्वल है और उनके जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, देन सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो जो हमने चार्ज प्लेस किया है स्मॉल Q उसकी क्या वैल्यू होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। एक्सप्लेनेशन फिगर में देख सकते हो आप, हमने ए बी के ऊपर दो इक्वल चार्जेस ले लिया है और सेंटर में हमने ले लिया है स्मॉल Q चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज Q जो है स्मॉल Q वो हमारे पास आ जाएगा -Q/4। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, -Q/4। Question number 22. A circuit has a resistance of 12 ohm and an impedance of 15 ohm. The power factor of the circuit will be A option 0.8, B option 1.125, C option 0.4, D option 1.25। एक सर्किट है उसमें एक रेजिस्टेंस 12 ओम लगी हुई है और जो इम्पीडेंस है वो हमारे पास 15 ओम आ रही है। तो जो पावर फैक्टर होगा सर्किट का वो किसके बराबर होगा वो हमने निकालना है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द पावर फैक्टर इन दिस केस। एक्सप्लेनेशन, हम जानते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है उसके लिए रिलेशन होता है cos phi इज इक्वल टू R/Z, वेयर R रेजिस्टेंस होगी सर्किट की और Z जो होगी इम्पीडेंस। तो हमारे पास R 12 ओम है, Z 15 ओम है। सो पावर फैक्टर आ जाएगा इक्वल टू 12/15। जब 12 को 15 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.8। सो पावर फैक्टर कितना आ गया 0.8। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन 0.8। क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट हैपन टू द करंट इन कॉइल while accelerating a magnet inside it? A option increases, B decreases, C reverse, D remain constant। in this question एक मैग्नेट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है कॉइल के इनसाइड। सो उससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल के साथ वो चेंज करेगा जिसके कारण ईएमएफ सेटअप हो जाएगी, करंट जो है इंड्यूस हो जाएगा जिसके कारण क्या होगा, करंट इनसाइड द कॉइल इंक्रीजेज। सो हेयर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन एन मैग्नेट is accelerated inside the coil, then the current in the coil increases। Question number 24. The angle of dip at a place on the earth gives A option the direction of the earth magnetic field, B option the horizontal component of the earth magnetic field, C option the location of geographic meridian, D option the vertical component of earth field। जो एंगल ऑफ डिप होगा एट ए प्लेस ऑन द अर्थ गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस ऑन द अर्थ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 25. एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी along the axis of a current carrying long solenoid. Which of the following is true? क्वेश्चन में गिवन है एक करंट कैरिंग सोलोनाइड है और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलोनाइड के। सो इन दिस क्वेश्चन जो ए ऑप्शन जो ट्रू होगी, द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस। सेक्शन बी, question number 26. If the resistance of a galvanometer is 6 ohm
and it can measure a maximum current of 2 ampere. Then required shunt resistance to convert it into an ammeter reading up to 6 ampere will be A option 2 ohm, B option 3 ohm, C option 5 ohm, D option 4 ohm. एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है और वो मैक्सिमम करंट जो है 2 एम्पियर तक वो मेज़र कर सकता है। अभी हमने क्या करना है, उसको हमने अमीटर में कन्वर्ट करना है जो कि 6 एम्पियर तक करंट को मेज़र कर सके। सो हम जानते हैं कि जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पैरेलल में हमें एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है, उसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो वो जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट एन गैल्वेनोमीटर इनटू अ अमीटर। सो इस तरह से हमारे पास ये सर्किट डायग्राम होती है और रिलेशन क्या होता है, आई जी मल्टीप्लाई जी इज इक्वल टू आई एस मल्टीप्लाई एस। सो आई जी हमारे पास 2 है और जी जो है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो है 6 और जो हमने आई एस है यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई एस। सो एस इज इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ए इज द करेक्ट ऑप्शन 2 ओम। Question number 27. An electric dipole of moment P is placed in an electric field of intensity E. The dipole acquire a position such that the axis of the dipole make an angle theta with the direction of the field. Assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when theta is equal to 90 degree, the torque and the potential energy of the dipole will respectively V. एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी डायपोल मोमेंट P है और उसको प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी इंटेंसिटी E है। और जो डायपोल जो है एक पोजीशन एक्वायर कर लेता है सच दैट जो उसकी एक्सिस होगी डायपोल की वो एंगल थीटा बना रही है किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डायपोल की वो ज़ीरो है। कब, जब थीटा कितना है 90 डिग्री। तो हमारे पास जो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या रिलेशन होगा, सो लेट अस सी एक्सप्लेनेशन। क्योंकि जो टॉर्क होती है वो क्या होती है पी ई साइन थीटा और जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पी ई कॉस थीटा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 28. If the net electric flux through a closed surface is 0, then we can infer A option, no net charge is enclosed by the surface. B option, electric potential varies from point to point inside the surface. C option, charge is present inside the surface. D option, uniform electric field exists within the surface. क्वेश्चन में गिवन है जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू ए क्लोज सरफेस वो जीरो है। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 चार्ज एनक्लोज बाई दैट सरफेस। सो अगर फ्लक्स जीरो है तो चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नो नेट चार्ज इज एनक्लोज बाई द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 29. A series RC circuit is connected to an alternating voltage source. Consider two situations. First, when the capacitor is air filled. Second, when the capacitor is mica filled. Current through the resistor is I and voltage across the capacitor is V. Then A option IA greater than IB. B option BA greater than VB. C option VA less than VB. D option VA equal to VB. In this question एक सीरीज RC सर्किट है और उसको कनेक्ट किया गया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ और यहाँ पे दो सिचुएशन दी गई है। फर्स्ट सिचुएशन में बताया गया है कि व्हेन द कैपेसिटर इज एयर फील्ड, कैपेसिटर के बीच में एयर भरी हुई है और दूसरी सिचुएशन में क्या है कि कैपेसिटर के बीच में माइका फील्ड है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दी गई है, उसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है।
एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर जो है उसको सीरीज में लगाया गया है, और जो करंट होता है आई इज इक्वल टू वी पॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। सो वी सी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ WRC square plus 1. When the capacitor is filled with mica, its capacitance increases and the voltage across it decreases. So VA greater than VB. B is the correct option. VA greater than VB. Question number 30. There are two coils A and B. A current starts flowing in B if the coil A is made to rotate about a vertical axis as shown in the figure. No current flow in B if A is at rest. The current in coil A when the current in B at t is equal to 0 is counterclockwise, and the coil A is as shown at this instant t is equal to 0 is। क्वेश्चन में गिवन है दो कॉइल्स हैं ए और बी, और एक करंट जो है वो स्टार्ट फ्लोइंग इन बी जब हम ए को रोटेट करवाते हैं अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, और नो करंट फ्लो करता है बी कॉइल में से अगर ए रेस्ट में है, और जो करंट होगा कॉइल ए में व्हेन द करंट इन बी इज क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कांस्टेंट करंट clockwise. So here B is the correct option, constant current clockwise. Question number 31. In the magnetic meridian at a place, the horizontal component of earth magnetic field is 0.26 G and the angle of dip is 60 degree. What is the magnetic field of the earth at this location? A 0.52 G, B 0.58 G, C 0.65 G, D 0.62 G. क्वेश्चन में गिवन है इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो हमारे पास 0.26 G है, और डिप एंगल जो है 60 डिग्री है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अर्थ की एट दिस लोकेशन वो हमने फाइंड आउट करनी है। एक्सप्लेनेशन, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B is equal to HE over cos delta. So this is equal to 0.26 over 0.5. This is equal to 0.52 G आ जाएगा। So A is the correct option, 0.52 G. Question number 32. The current flows from A to B as shown in the figure. The direction of the induced current in the loop is A option none of these, B option anti-clockwise, C option clockwise, D option straight line. In this question करंट जो है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम A to B, और जो सर्कुलर लूप जो है इसमें जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन निकालनी है। सो हेयर इन दिस केस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट AB act normally out of the plane of the loop. By Lenz's law, the induced current must produce inward flux. That is, induced current must flow clockwise in the loop. So C is the correct option, clockwise. Question number 33. A potentiometer circuit has been set up for finding the internal resistance of a given cell. The main battery used across the potentiometer wire has an EMF of 2.0 volt and a negligible internal resistance. The potentiometer wire itself is 10 meter long. When the resistance R connected across the given cell has value of, फर्स्ट जो दिया है इन्फिनिटी, सेकेंड है 9.5 ओम। द बैलेंसिंग लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर आर फाउंड टू बी 3 and 2.85 meter respectively. The value of internal resistance of the cell is A option 0.95 ohm, B option 0.75 ohm, C option 0.25 ohm,
डी ऑप्शन 0.5 ओम। क्वेश्चन में गिवन है एक पोटेंशियोमीटर है और उसके साथ एक सेल लगाया हुआ है, उसकी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। और जो मेन बैटरी जो लगाई हुई है वो 2 वोल्ट की लगाई हुई है और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल है। और जो पोटेंशियोमीटर की वायर जो है वो 10 मीटर लॉन्ग है। और व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस द गिवन सेल द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी और 9.5 ओम दी गई है। और जो बैलेंसिंग लेंथ एट दैट टाइम जो आ रही है वो हमारे पास 3 और 2.85 मीटर आ रही है। तो हमने द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो है वो निकालनी है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एक्सप्लेनेशन, हम जानते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर की केस में हमने सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है उसके लिए रिलेशन होता है R इज इक्वल टू L1 ओवर L2 माइनस 1 इंटू R। सो दिस इज इक्वल टू 3 ओवर 2.85 माइनस 1 मल्टीप्लाई 9.5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.15 ओवर 2.85 मल्टीप्लाई 9.5 एंड दिस बिकम्स 0.5 ओम। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितनी आ जाएगी 0.5 ओम। D is the correct option. The internal resistance of the cell is 0.5 ohm. Question number 34. Two spherical conductor each of capacity C are charged to potential V and minus V. These are then connected by means of a fine wire. The loss of energy is A option 0, B option 2 CV square, C option half CV square, डी ऑप्शन सी बी स्क्वेयर। क्वेश्चन में गिवन है दो स्फेरिकल कंडक्टर है और दोनों की कैपेसिटी जो है सी है और हम उनको चार्ज करते हैं कितने पोटेंशियल तक, वी और माइनस वी तक। और तब हम उनको कनेक्ट कर देते हैं एक वायर के साथ। जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी सी वी स्क्वेयर। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी वी स्क्वेयर। Question number 35. Potentiometer measure the potential difference more accurately than a voltmeter because A option it has a wire of a low resistance, B option it draws a heavy current from external circuit, C option it does not draw current from external circuit, D option it has a wire of a high resistance। क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करता है किसके बजाय वोल्टमीटर के। बिकॉज पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग नल डिफ्लेक्शन मेथड वेयर नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, वेयर एज वोल्टमीटर नीड अ स्मॉल करंट टू शो डिफ्लेक्शन। सो एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डन बाई अ पोटेंशियोमीटर। मीन्स जो पोटेंशियोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर काम करता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जबकि हमारे पास वोल्टमीटर को रीडिंग शो करने के लिए स्मॉल करंट की आवश्यकता पड़ती है। सो जो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो पोटेंशियोमीटर ही मेजर करेगा in comparison of a voltmeter. So C is the correct option. It does not draw current from external circuit. In a transformer, number of turns in the primary is 140 and that in the secondary is 280. If current in primary is 4 ampere, then that in the secondary is A option 6 ampere, B option 10 ampere, C option 2 ampere, D option 4 एम्पियर। क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रांसफार्मर है, उसकी जो प्राइमरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स 140 है, सेकेंडरी के 280 है और जो प्राइमरी कॉइल है उसमें से जो करंट जो है 4 एम्पियर है। तो जो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट होगा उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द करंट इन सेकेंडरी कॉइल इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 140 हो गए, एन पी इज इक्वल टू 140, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल
एन एस इज इक्वल टू 280 और करंट थ्रो प्राइमरी कॉयल आई पी इज इक्वल टू 4 एम्पियर हो गया। तो हमने करंट थ्रू सेकेंडरी कॉयल आई एस निकालना है। हम जानते हैं कि जो एन पी ओवर एन एस किसके बराबर होता है, आई एस ओवर आई पी। इसको रीअरेंज कर देंगे तो आई एस इज इक्वल टू आई पी मल्टीप्लाई एन पी ओवर एन एस। दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 140 over 280. This is equal to 2 ampere. C is the correct option, 2 ampere. Question number 37. In a coil of self-induction 5 Henry, the rate of charge of current is 2 ampere second inverse. Then EMF induced in the coil is A option 10 volt, B option minus 10 volt, C option minus 5 volt, D option 5 volt. क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक कॉइल है और उसकी सेल्फ इंडक्शन जो है 5 हेनरी है और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो दिया है हमारे पास 2 एम्पियर सेकंड इनवर्स है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगी कॉइल में वो हमने फाइंड आउट करनी है। एक्सप्लेनेशन, द इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। दिस इज इक्वल टू इंडक्टेंस हमारे पास जो है -5 है मल्टीप्लाई जो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो 2 है तो -5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, -10 वोल्ट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, -10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 38, द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ए ऑप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर, बी ऑप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सी ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, डी ऑप्शन directly proportional to the temperature. We know that susceptibility of a ferromagnetic material varies inversely with the temperature. So here in this question B is the correct option. The susceptibility of a ferromagnetic material is inversely proportional to the temperature. Question number 39. An LCR series circuit has phase angle 31.5 degree. The voltage amplitude of the source is 90.0 volt. Voltage amplitude across the resistor is A option 68.7 volt, B option 76.7 volt, C option 74.7 volt, D option 70.7 volt. क्वेश्चन में गिवन है एक LCR सीरीज सर्किट है जिसमें फेज एंगल आ रहा है 31.5 डिग्री और जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है ऑफ द सोर्स वो 90.0 वोल्ट है। जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड होगा अक्रॉस द रजिस्टर वो हमने फाइंड आउट करना है। एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो जो फेजर डायग्राम होती है RLC सर्किट के लिए तो वो हमारे पास ये है। हैंस जो cos फाई आ जाएगा वो इक्वल टू होता है VR ओवर VO। सो cos फाई जो एंगल है 31.5 डिग्री है और दिस इज इक्वल टू VR ओवर 90। दस VR इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई cos 31.5 डिग्री। सो cos 31.5 डिग्री की वैल्यू होती है 0.852। सो दिस इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 0.852, दिस इज इक्वल टू 76.7 वोल्ट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 76.7 volt. Question number 40. The dimension of electric resistance is, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं उसके डायमेंशन क्या होते हैं। एक्सप्लेनेशन, पावर होती है I²R, दिस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम होता है और फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस ओवर टाइम आ जाएगा। सो R इज इक्वल टू ML_T-2 मल्टीप्लाई L ओवर T और मल्टीप्लाई 1 ओवर एम्पियर का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू ML2T-3 E-2। B is the correct option. The dimensional formula for electrical resistance is ML2T-3 E-2. Question number 41. A wire of resistance 10 ohm is elongated by 10%. The resistance of the elongated wire is A option 12.1 ohm, B option 13.1 ohm, C option 10.1 ohm, D option 11.1
ओहम। एक्सप्लेनेशन, जो न्यू लेंथ आ जाएगी एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस 10%, और एल कितना है 1.1 है। सो ए वी इज इक्वल टू ए एल, दिस इज इक्वल टू ए डैश एल डैश। सो ए ओवर ए डैश इज इक्वल टू एल डैश ओवर एल, दिस इज इक्वल टू 1.1। आर डैश ओवर आर इज इक्वल टू एल डैश ओवर एल मल्टीप्लाई ए ओवर ए डैश, this is equal to 1.1 multiply 1.1, this is equal to 1.21। r dash is equal to 1.21 r, this is equal to 1.21 multiply 10, this is equal to 12.1 ohm। so A is the correct option, 12.1 ohm। Question number 42, Gauss law is valid for A option any open surface, B option only irregular open surfaces, C option only regular closed surfaces, D option any closed surface। जो गॉस लॉ जो है वो वैलिड होता है एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। सो हियर इन दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। क्वेश्चन नंबर 43, इन ए कॉइल ऑफ 0.1 मीटर रेडियस एंड 100 टर्न्स 0.1 ampere current is passed, what will be the magnetic field at the center of the coil? A option 6.28 into 10 raised to power minus 4 Tesla, B option 4.31 into 10 raised to power minus 2 Tesla, C option 2 multiply 10 raised to power minus 1 Tesla, D option 9.81 into 10 raised to power minus 4 Tesla। क्वेश्चन में गिवन है एक कॉइल है जिसका रेडियस 0.1 मीटर है और उसके 100 टर्न है, और उसमें से जो करंट पास हो रहा है 0.1 एम्पियर का हो रहा है। तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके सेंटर में उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। एक्सप्लेनेशन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2r। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 100 मल्टीप्लाई करंट हो गया 0.1 ओवर 2 मल्टीप्लाई जो रेडियस है 0.1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला। Question number 44, a Roland ring of mean radius 15 cm has 3500 turns of wire wound on a ferromagnetic core of relative permeability 800. What is the magnetic field B in the core for a magnetizing current of 1.2 ampere? A option 3.48 Tesla, B option 5.48 Tesla, C option 4.08 Tesla, D option 4.48 Tesla। D is the correct option, 4.48 Tesla। Question number 45, assertion, circuit containing high capacity capacitors charged to high voltage should be handled with the caution even when the current in the circuit is switched off। Assertion is correct. Reason are, when an isolated capacitor is touched by hand or any other parts of the human body, there is an easy path to the ground available for the discharge of the capacitor. So reason is also true। assertion में आपके पास दिया था कि जो कैपेसिटर जो होते हैं अगर उनको हम सर्किट से बाहर निकाल लें, मतलब सर्किट में करंट भी ना फ्लो हो रहा हो, मतलब बाहर जब आपने उसको निकाल लिया तो फिर भी उसके बीच में जो चार्ज वो स्टोर रहता है। अगर आप उसको अपने हाथ से टच करोगे तो क्या होगा, उसके लिए वो ग्राउंड से अर्थ मिल जाएगा, सो आपको शॉक लग सकता है। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question number 46, assertion, Gauss law of magnetism is different from that for electrostatic. So it is a true. So assertion is true. Reason, isolated magnetic poles are not
known to exist. Reason is also true because Gauss law of magnetism is different from that for electrostatic because electric charges do not necessarily exist in pairs but magnetic monopoles do not exist. So A is the correct option. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Question number 47. Assertion: eddy currents are produced in a metallic conductor when the magnetic flux is changed around it. So this is a false statement. Electromotive force induces when there is a change in magnetic flux. Faraday did an experiment in which there is a relative motion between the coils and magnet. The flux linked with the coil change and EMF induced. Reason: electric potential determine the flow of charge. Yes, it is a two statements. So in this question, D is the correct option. A is false. What R is true. Question number 48. Assertion: an alternating current does not show any magnetic effect. This is a true statement. Like direct current, an alternating current also produces a magnetic field, but the magnitude and direction of the field go on changing continuously with time. So alternating current does not show magnetic effect. Reason: alternating current varies with the time. Yes, जो alternating current होता है वो वेरी करता है with the passage of time. B is the correct option. Both A and R are true. What R is not the correct explanation of A. Question number 49. Assertion: the tire of aircraft are slightly conducting. It is a true statement. Reason: if a conductor is connected to ground, the extra charge induced on conductor will flow to ground. Yes, it is also a true statement. What in this case both A and R are true. What R is not the correct explanation of A. So here B is the correct option. Section C. Attempt any 5 question. Question number 50. A gank capacitor is found by interlocking a number of plates as shown in the figure. The distance between the consecutive plates is 0.885 centimeter and the overlapping area of the plates is 5 centimeter square. The capacity of the unit is A option 12.72 picofarad, B option 4 picofarad, C option 6.36 picofarad, D option 1.06 picofarad. Let us see how we can find the capacity of the unit is. Explanation: the system is equivalent to a parallel combination of 8 capacitors. जो सिस्टम जो है इसमें 8 पैरेलल कैपेसिटर है और सो कैपेसिटेंस जो होती है इन दिस केस C इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट A over D. So this is equal to 8 multiply 8.854 into 10 raised to power minus 12 multiply 5 into 10 raised to power minus 4 divided by 0.885 multiply 10 raised to power minus 2 farad. So this is equal to 4 multiply 10 raised to power minus 12 farad and 10 raised to power minus 12 means pico. So this is equal to 4 picofarad. B is the correct option, 4 picofarad. Question number 52 to 55 are based on the given text. Read the text carefully and answer the questions. Potentiometer is an apparatus used for measuring the EMF of a cell or potential difference between 2 points in an electrical circuit accurately. It is also used to determine the internal resistance of a primary cell. The potentiometer is based on the principle that if V is the potential difference across the portion of the wire of length L and resistance R, then V directly proportional to L, or V is equal to KL, where K is the potential gradient
Thus, potential difference across any portion of the potentiometer wire is directly proportional to the length of the wire of that portion. The potentiometer wire must be uniform. The resistance of the potentiometer wire should be high. पैराग्राफ में गिवन है पोटेंशियोमीटर के बारे में। जो पोटेंशियोमीटर जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को फाइंड आउट करने के लिए भी। और जो पोटेंशियोमीटर जो है उसमें जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है और जो रेजिस्टेंस होती है पोटेंशियोमीटर की वो हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 watt पोटेंशियोमीटर? ए ऑप्शन, इट मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल वेरी एक्यूरेटली। बी ऑप्शन, इट्स सेंसिटिविटी इज लो। सी ऑप्शन, इट इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट गिवन है और इन 4 स्टेटमेंट में से जो एक्यूरेट स्टेटमेंट है फॉर पोटेंशियोमीटर के लिए वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें से जो ए ऑप्शन जो वो करेक्ट है, इट मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल वेरी एक्यूरेटली। सो हियर ए इज द correct option. Question number 53. A current of 1.0 milliampere is flowing through a potentiometer wire of length 4 centimeter and of resistance 4 ohm. The potential gradient of the potentiometer wire is A option 10 raised to power minus 3 volt meter inverse. B option 10 raised to power minus 5 volt meter square inverse. C option 4 into 10 raised to power minus 3 volt meter inverse. D option 2 multiply 10 raised to power minus 3 volt मीटर इनवर्स। क्वेश्चन में गिवन है करंट जो है 1.0 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है पोटेंशियोमीटर वायर से जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और उसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा पोटेंशियोमीटर वायर का वो हमने फाइंड आउट करना है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। एक्सप्लेनेशन गिवन जो है करंट इज इक्वल टू 1.0 मिली एम्पियर। मिली मीन्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। सो करंट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एम्पियर हो जाएगा। रेजिस्टेंस 4 ओम है, लेंथ जो है 4 मीटर है। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 वोल्ट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है। सो दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 3 over 4. This is equal to 10 raised to power minus 3 volt meter inverse. A is the correct option. 10 raised to power minus 3 volt meter inverse. Question number 54. Sensitivity of a potentiometer can be increased by A option, decreasing potential gradient along the wire. B option, increasing current through the wire. C option, decreasing current through the wire. D option, increasing potential gradient along the wire. We know that we increase the sensitivity of a potentiometer by decreasing potential gradient along the wire. हम जानते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज करके जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वायर का। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Sensitivity of a potentiometer can be increased by decreasing potential gradient along the wire. Question number 55. A potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurement of EMF because the method involve A option, a combination of cell galvanometer and resistances. B, cells. C, a condition of no current flow through the galvanometer. D, potential gradient. पोटेंशियोमीटर जो है उसकी सहायता से हम एक्यूरेट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ कर सकते हैं बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व्स a condition of no flow current through the galvanometer. So in this case C is the correct option. A potentiometer is an accurate or versatile device to make electrical measurement of EMF because the method involves a condition of no current flow through the galvanometer. Thanks.